हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, यूके एसएससी अकाउंट्स क्लर्क का हम सिलेबस के टॉपिक कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पार्टनरशिप, उसी चैप्टर से रिलेटेड ये तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले हम 2 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था साझेदारी की विशेषताएं, अर्थ, परिभाषा, साथ ही साझेदारी के प्रकार हमने देखे थे। इसके अलावा हमने दूसरे वीडियो में साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन है जो पिछले 2 वीडियो से रिलेटेड है, 2 टॉपिक से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज। देन उसके बाद हम ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश के सभी छोटे बड़े रोजगार की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे पिछले वीडियो से, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत संचालित है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत संचालित है? तो देखिए, इनमें से कौन सा 1932 के तहत संचालित अधिनियम के तहत जो है वो संचालित होता है? एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी, सीमित कंपनियां, असीमित कंपनियां। तो आपका आंसर होगा साझेदारी। आप अपने आंसर भी चेक करिएगा। एक बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय हो सकता है, 10 से अधिक साझेदार ना हो, 20 से अधिक साझेदार ना हो, 50 से अधिक साझेदार ना हो, और चौथा पॉइंट दिया है साझेदारों की कोई संख्या निश्चित ना हो या फिर कुछ भी हो सकती है। तो देखिए, एक बैंकिंग व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा था पहले टॉपिक में, पहले वीडियो में, कि जो बैंकिंग व्यवसाय है उसमें जो साझेदार हैं वो 10 से अधिक नहीं होते हैं। तो उसमें जो 10 जो है वो मैक्सिमम साझेदार रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, कि 10 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक समझौते के अभाव में लाभ और हानि के अनुपात में साझेदारों द्वारा विभाजित किया जाता है। देखिए, एक समझौते के अभाव में मतलब साझेदारी संलेख नहीं है, उसके अभाव में लाभ और हानि किस अनुपात में विभाजित किया जाता है साझेदारों के मध्य? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पूंजी के अनुपात में, समान रूप से, प्रत्येक साझेदारों द्वारा समर्पित समय के हिसाब से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जब साझेदारी संलेख ना हो तो जो लाभ हानि बांटा जाता है वो बांटा जाता है समान रूप से, यानी सभी साझेदारों का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। तो आंसर होगा आपका बी। बात करते चौथे क्वेश्चन की। एक समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर दी जाती है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है साझेदारी संलेख से संबंधित, कि साझेदारी संलेख नहीं होने पर साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर दी जाती है 6%, 5%, 12% या फिर 9%। तो आपका आंसर होगा 6% की दर से कोई अगर साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको ब्याज दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, साझेदारों द्वारा साझेदारी का गठन किया जाता है लिखित समझौते द्वारा, मौखिक समझौते द्वारा, लिखित या मौखिक दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी पता होगा, जब हमने पढ़ा था तो ये भी देखा था कि साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक हो सकता है, जरूर नहीं लिखित हो। तो इसका आंसर होगा सी, लिखित या मौखिक। छठा क्वेश्चन, कोई भी साझेदार जो व्यवसाय में निवेश करता है लेकिन व्यवसाय में सक्रिय भाग नहीं लेता है। कोई भी ऐसा साझेदार जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, लेकिन व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, ऐसे साझेदार क्या कहलाते हैं? तो गुप्त साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, या फिर नाम मात्र का साझेदार। तो आपका आंसर होगा निष्क्रिय साझेदार। ऐसे साझेदार जो व्यवसाय में पूंजी निवेशित करते हैं लेकिन व्यवसाय में सक्रिय नहीं रहते या भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे साझेदार निष्क्रिय साझेदार कहलाते हैं। फिर साझेदारी का लिखित समझौता, साझेदारों द्वारा जो लिखित समझौता किया जाता है उसको क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख, संघ के लेख, एसोसिएशन का ज्ञापन, या फिर निगमन का प्रमाण पत्र। तो साझेदारों का लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। आठवां क्वेश्चन, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम
कब लागू हुआ ये आपको बताना है, ये भी हमने पढ़ा था। 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1972, 1 सितंबर 1932, 1 सितंबर 1972। तो आपका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। 9वां क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कहा जाता है। साझेदारी फर्म के जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? एक निर्देशक, निवेशक, साझेदार या प्रबंधक। तो आपका आंसर होगा साझेदार। सभी जो साझेदारी फर्म के सदस्य हैं व्यक्तिगत रूप से पार्टनर्स कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। 10वां क्वेश्चन, साझेदारी का उद्देश्य निम्नलिखित है। लाभ कमाना, लाभ अर्जित के लिए नहीं, सदस्यों का कल्याण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये भी पढ़ा था उद्देश्यों में कि साझेदारी का उद्देश्य जो होता है, साझेदारों का उद्देश्य और साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो इसका आंसर होगा ए। 11वां क्वेश्चन, साझेदारी व्यवसाय में भागीदारों की देयताएं हैं, लाइबिलिटीज़ जो होती है वो क्या होती है साझेदारी व्यवसाय में? पार्टनर्स की सीमित, असीमित, सीमित और असीमित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था साझेदारी व्यवसाय में विशेषता में कि जो साझेदारों की लाइबिलिटीज़ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी असीमित लाइबिलिटीज़ होती है। तो आंसर होगा आपका बी। 12वां क्वेश्चन, दस्तावेज उन शर्तों को निर्धारित करता है जिन पर साझेदार एक साझेदारी बनाने के लिए सहमत होते हैं। ऐसा दस्तावेज जिनमें शर्तें होती है और वो निर्धारित करता है कि सभी साझेदार एक साझेदारी बनाएंगे, ऐसा दस्तावेज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साझेदारी सल्लेख, साझेदारी समझौता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप ज़रूर देखें अपना। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। साझेदारी सल्लेख भी कहते हैं और साझेदारी समझौता भी आप बोल सकते हो इसको। तो इसका आंसर अगर यहाँ पर सिर्फ साझेदारी सल्लेख दिया होता, साझेदारी समझौता नहीं दिया होता, तो इसका आंसर साझेदारी सल्लेख होता। या फिर साझेदारी समझौता दिया है, साझेदारी सल्लेख नहीं दिया है, तो साझेदारी समझौता होता। लेकिन दोनों दिए हैं तो दोनों इसके आंसर होंगे। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवसाय के साझेदारी के रूप में बारे में सही नहीं है? साझेदारी के रूप में सही नहीं कहता है, कौन सा है आपको चूज़ करना है। एक साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित व्यवसाय है। एक साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित व्यवसाय है। दूसरा, एक साझेदारी व्यवसाय स्थापित करना आसान है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक साझेदार उन सभी साझेदारों के कार्यों के लिए कानून के तहत उत्तरदायी हैं, ये भी ठीक है। समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। देखिए आप इस चौथे पॉइंट को समझिए, समझौते की अनुपस्थिति थी। समझौते मतलब साझेदारी सल्लेख की बात की जा रही है। साझेदारी सल्लेख नहीं होने पर साझेदारों का वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। ये आपको वो इम्पोर्टेंट जो 6 पॉइंट थे वहाँ से पढ़ना था। तो इसका आंसर होगा समझौते की अनुपस्थिति में भागीदारों को वेतन का भुगतान किया जाएगा, इसका आंसर होगा। जबकि आपको पता है किसी को भी वेतन, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे 13 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम पूरा चैप्टर होने पर जल्दी ही देखेंगे और सोल्व करेंगे, सारे के सारे MCQs। आज का एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के लागू होने से पहले साझेदारी किस अधिनियम के तहत संचालित होती थी? मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के लागू होने से पहले साझेदारी किस अधिनियम के तहत संचालित होती थी, आपको बताना है। तो दोस्तों आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ही सिंपल है। इसको बनाने के 2 मेथड है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं पहले ही हम देखते हैं। यह एक खाता है जो व्यवसाय में साझेदारों की रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। साझेदारी व्यवसाय के मामले में प्रत्येक साझेदार के लिए एक अलग पूंजी खाता रखा जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते निम्नलिखित 2 तरीके से बनाए जाते हैं। तो साझेदारी पूंजी खाते बनाने की 2 विधियाँ होती है। सबसे पहली विधि होती है हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट, स्थिर पूंजी खाता विधि, और दूसरी जो होती है वो होती है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। देखिए 2 मेथड है, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर में 2 खाते बनेंगे हमारे, जिसमें पहला खाता होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा हमारा करंट अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। इस खाते में केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगी गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। पूंजी का खाते का शेष प्रति वर्ष एक समान रहता है
उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए हुए स्थायी रूप से पूंजी निकाले, अन्यथा साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक व अंतिम शेषों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है। देखिए, इस खाते को हम समझते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर बैलेंस BD आएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा जो साझेदार वर्ष के दौरान एडिशनल कैपिटल लगाएंगे वो यहाँ पर आएगा। देन कोई साझेदार अगर पैसा निकालता है, विड्रॉल करता है, तो कैपिटल विड्रॉल करता है, यहाँ पर ड्रॉइंग की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आएगा। एंड इसके अलावा इस खाते में कुछ भी नहीं आएगा जब हम स्थिर खाता विधि से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अगर, तो सिर्फ यहाँ पर बैलेंस CD आएगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब हम स्थिर खाता विधि बना रहे हैं, स्थिर खाता विधि से खाते बना रहे हैं, तो जो बैलेंस CD है, क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज जो है उसका इस साइड ही रहेगा आपका, ये हमेशा याद रखिएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल खाते का शेष जो है वो सदैव क्रेडिट रहेगा, ठीक है, क्रेडिट साइड ही इसका बैलेंस रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस खाते में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर पूंजी जो है उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए इस खाते का नाम जो है स्थिर पूंजी पद्धति है। दूसरे में खाते की बात करें यहाँ पर, तो वो होगा आपका करंट अकाउंट, चालू खाता। कैपिटल में जब कुछ भी नहीं होगा तो जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन है वो आपके होंगे करंट अकाउंट में, ये आपको याद रखना है। साझेदारों की पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा इस खाते में करते हैं। इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा का लेखा किया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में साझेदारों के आहरण पर ब्याज व हानि के हिस्से का लेखा किया जाता है। देखिए, इसको भी समझते हैं हम। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, बाय बैलेंस BD, इसका जो भी दिया होगा बैलेंस वो यहाँ लिखना है। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पार्टनर्स करंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट और डेबिट दोनों तरह का बैलेंस इसमें हो सकता है करंट अकाउंट का। उसके बाद आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपका अप्रोप्रिएशन का लॉस है वो यहाँ पे आएगा। देन करंट अकाउंट का बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो सकता है डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट दोनों। तो आपका जो सही आंसर होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, ये याद रखिएगा आप। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरिकल जो क्वेश्चन है वो। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये वाला याद रखिएगा, ये आपका जाएगा एसेट साइड में। और आपको पता होगा जो क्लोजिंग इस साइड का क्रेडिट बैलेंस जो होता है क्लोजिंग, वो आपके जाता है कैपिटल यानी लाइबिलिटीज साइड में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। यदि प्रश्न में बैलेंस शीट के अंतर्गत साझेदारों के चालू खाते का शेष दिया जाता है तो इसका आशय यह है कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाते विधि से किए जाते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, तो आपको, और वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सी विधि से खाते बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया जाता है तो आपके फिक्स्ड कैपिटल मेथड ही वहाँ पे ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे स्थिर पूंजी खाता विधि के, जिसमें दो खाते बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और चालू खाता यानी करंट अकाउंट। आगे बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। देखिए, इसका नाम से स्पष्ट है, परिवर्तनशील यानी यहाँ पे इसमें पूंजी जो है वो बदलती रहती है, सारे के सारी जो ट्रांजैक्शन है इसी में होते हैं, साथ ही कैपिटल जो है वो इसी में लिखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर बैलेंस BD कैपिटल का जो भी होगा डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है। इसके बाद कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल जो लगाई जाएगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा इधर इस साइड लिखेंगे हम कैश और बैंक जो निकाला है वो, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस। इसके बाद इस खाते का बैलेंस BD और CD जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा आपके।
इसके अलावा इस खाते का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जिधर भी आएगा उस साइड हम लिखेंगे। तो ये जो है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है, नाम से स्पष्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में कैपिटल का अकाउंट जो है वो, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में कैपिटल का बैलेंस जो है वो बदलता रहता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। यहाँ पर हमने डिफरेंस दिए हैं स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में। खातों की संख्या स्थिर में 2 बनती है, परिवर्तनशील में 1 बनती है। पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन स्थिर पूंजी खाता विधि में कैपिटल अकाउंट में चेंजेस नहीं होता है, जबकि परिवर्तनशील में बदलता रहता है। पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है स्थिर जब आप अपनाओगे तब, लेकिन परिवर्तनशील में डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। व्यवहारों का लेखा, तो पूंजी खाता स्थिर पूंजी खाता विधि में जो है सिर्फ पूंजी का लेखा ही किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, साझेदारों के पूंजी खाते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके खातों से संबंधित होंगे, कितने खाते रखे जाते हैं, क्या बैलेंस होता है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो जल्दी हम अगले वीडियो में क्वेश्चन भी लेके आएंगे MCQs। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।